नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी डिजिटल जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसे 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। फेज 1 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जबकि फेज 2 फरवरी 2027 में होगी और यहां जनगणना की गिनती होगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने इस जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत में डिजिटल डेटा जनगणना की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। 16 जून 2025 में गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था सेंसस 2027 का। आज इसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। सेंसस देश की जनसंख्या को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन्यूमरेट करता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट रखी गई है 0 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027, यानी 28 फरवरी और 1 मार्च की जो मिडनाइट है वो मिडनाइट आवर विल बी दी रेफरेंस डेट फॉर रेफरेंस आवर फॉर एंटायर सेंसस। 16 जून 2025 में गुजरात के उंबरगांव तालुका के तुम्ब गांव में एक प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां रवाना की गई। फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। कंपनी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। आग की वजह और संभावित नुकसान का अभी पता लगाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास जारी है और आगे लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। और दिल्ली से बड़ी खबर, स्पेशल एनआईए जज ने गुरुवार को अनमोल बिश्नोई को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उसकी सुरक्षा और खतरे की आशंका को देखते हुए उसे वर्चुअल मोड से कोर्ट में पेश किया गया। अनमोल बिश्नोई हाल में ही अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। कोर्ट में पेश होने से पहले अनमोल ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और उसका रिमांड प्रक्रिया जारी है। आगे की सुनवाई में उसके खिलाफ की जा रही जांच पर भी ध्यान रखा जाएगा। और हैदराबाद से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंगरेनी भवन पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सिंगरेनी फंड का गलत इस्तेमाल कर रही है। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए, सरकार से फंड के सही उपयोग की मांग की। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बीजेपी ने कहा कि वो इस मुद्दे को आगे भी उठाती रहेगी। प्रदर्शनकारियों ने जनता से समर्थन की अपील की। ये मामला अब राजनीतिक सुर्खियों में चर्चा का विषय बन चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के परिवार और उनके आश्रितों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है और नियमों को सरल बनाकर हर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सालों तक पीड़ित परिवार को पिछली सरकारों के दरवाजों पर धक्के खाने पड़े, लेकिन अब उन्हें राहत मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्र और पढ़ाई की पाबंदियां हटा दी गई ताकि वास्तविक लाभ मिल सके। रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही बाकी पात्र लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किए जाएंगे। इस कदम को पीड़ितों के लिए बड़ी राहत भरी नजर से देखा जा रहा है। 84 के दंगों के परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया और बेहद ही सारे नियमों को सरलीकरण करके इन परिवारों के दुख दर्द को कम करके उनके परिवार के एक जन को नौकरी देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। वर्षों से ये
मन में आस लिए पिछली सरकारों के दरवाजों पे हमारे ये सिख परिवार धक्के खाते रहे, अपनी तकलीफ बताते रहे, कभी अदालतों की हाजिरी भरी और कभी हाथ जोड़ निवेदन किया, पर उनकी सुनवाई उस प्रकार से नहीं हो पाई। मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी। मैं हमारे मंत्री सिरसा साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो लगातार इस काम को करने में उन्होंने अपने एफर्ट लगाए और आज उन परिवारों को हम नौकरी देने में सफल हो पाए। बाकी भी जो सूची बची है उसको भी हम जल्द उनकी कार्रवाई पूरी करने के बाद देंगे और मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और उनका जीवन आगे सुखमय हो इसकी कामना करती हूँ। 84 के दंगों के परिवारों के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान और देश सेवा की सराहना की। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। शिवराज पाटिल के निधन पर पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इस अवसर पर भावपूर्ण माहौल भी देखा गया। लोगों ने उन्हें याद किया और इस दौरान उन्हें नमन भी किया गया। और बड़ी खबर दिल्ली से, लाल किला ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 आरोपी डॉक्टर मुजमिल, शकील गनई, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वानी और आदिल अहमद राथर को 12 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। उन्हें रिमांड पीरियड खत्म होने पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि 5वें आरोपी नासिर बिलाल मल्ला को एनआईए की अपील पर कोर्ट में लाया गया, जिसमें उसका वॉइस सैंपल भी मांगा गया था। मल्ला अभी भी एनआईए कस्टडी रिमांड में है और उसे सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी रखी गई थी। जांच एजेंसियों ने कहा कि मामला अभी लंबी जांच प्रक्रिया में है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कदम भी उठाए जा रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, भारत के चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कड़ी नजर रखने के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। यह कदम मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन ऑब्जर्वरों की जिम्मेदारी होगी। एसआरओएस इस दौरान सभी प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे और किसी भी अनियमितता पर रिपोर्ट देंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट रखना और संभावित त्रुटियों को समय रहते सुधारना है। अधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हर पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए। इस प्रकार आगामी चुनाव में सही और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर है, ईडी ने कफ सिरप सिंडिकेट केस में सस्पेंडेड कांस्टेबल आलोक सिंह के घर पर रेड मारी है। बर्खास्त कांस्टेबल को 8 तारीख को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब न मिलने पर कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान आलोक सिंह के घर की तस्वीरें भी सामने आई है। ईडी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे नेटवर्क पर जांच तेज कर दी है। इस कार्रवाई से कफ सिरप सिंडिकेट केस में अब नए मोड़ आने की संभावना बन गई है। और ऑस्ट्रेलिया के किंग्सलैंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइवर का इमरजेंसी पैराशूट अचानक ही खुलकर प्लेन के पिछले विंग में फंस गया। यह घटना स्काई डाइवर के प्लेन से कूदने से ठीक पहले हुई। ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें स्काई डाइवर काफी देर तक हवा में लटका नजर आ रहा है। इसके बाद वो पैराशूट की सभी 11 रस्सियां काटकर खुद को आजाद करता है। इसके बाद स्काई डाइवर मेन पैराशूट खोलकर लैंडिंग करता है। ये 20 सितंबर की घटना है, जिसका वीडियो अब जारी हुआ है। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एजेंसी की रिपोर्ट में इस स्काई डाइवर को P1 कहा गया है। उन्होंने
अपने पास रखे एक खास टूल हुक नाइफ की मदद से खुद को मुश्किल से छुड़ाया और हल्की चोट के साथ नीचे उतरने में कामयाब रहे। मिडवेज एट द बीच कार्यक्रम के दौरान स्टंट में 16 स्काई डाइवरों को 15,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगानी थी और फिर अपने पैराशूट खोलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बनानी थी। पूरे कार्यक्रम को एक पैराशूट कैमरा ऑपरेटर शूट कर रहा था, लेकिन जैसे ही पहला स्काई डाइवर विमान से बाहर निकला, कुछ ही सेकंड में पूरी योजना ही गड़बड़ा गई। और ये गुजरात के वलसाड से खबर है। औरंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए। वलसाड के एसडीएम विमल पटेल ने बताया कि पुल के निर्माण के दौरान एक गर्डर डैमेज हो गया और इससे यह हादसा हुआ। हादसे के समय साइट पर कुल 105 मजदूर मौजूद थे। सौभाग्य की बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। जानकारी फिलहाल कुछ खास नहीं मिल पाई है। घायल मजदूरों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का संकट इस समय अपने चरम पर है। हर साल की तरह इस साल भी हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में राजधानी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। प्रदूषण के साथ अब कोहरे की डबल मार दिल्ली वासी झेल रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। हवा की रफ्तार भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे आ गई है। लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता अब लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रही है और विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को, जो कि सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। लोकसभा में भी इसे लेकर सवाल पूछे गए। सरकार ने भी काफी कोशिश की कि स्थिति को सुधारा जा सके, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। क्या इसका सुधार हो पाएगा? क्या दिल्ली वासियों को इससे राहत मिल पाएगी? क्या आम जनता कभी सर्द के मौसम में उस तरह की सांस ले पाएगी जिसकी जरूरत है? देखिए रिपोर्ट में। प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। दिल्ली हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण की संकट से जूझ रही है। इस बीच दिसंबर के महीने में दिल्ली वालों के लिए एक और नई सौगात आ गई है। अब उन्हें जहरीली हवा के साथ कोहरे का पैकेज डील भी मिल रहा है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। राजधानी और एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद ही गंभीर श्रेणी में है। ऐसे बहुत ही कम इलाके हैं जहां AQI स्तर 300 के नीचे हो। मौसम विभाग की भविष्यवाणी और भी डराने वाली है। वेंटिलेशन इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में ये 800 मीटर स्क्वायर पर सेकंड तक गिर गया है, जबकि अगर ये स्तर 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड से कम होता है तो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। दिल्ली की हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो रही है, यानी हवा दिल्ली में भी रहने से डर गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय उथला कोहरा और आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हवा की क्वालिटी बहुत ही खराब श्रेणी में रही। आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वायु प्रदूषण को लेकर प्लान बनाए। विपक्ष सरकार को पूरा सहयोग करेगा। मुद्दे पर सदन में चर्चा कीजिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप करने और हमने आपने क्या किया ये बताने की बजाय वायु प्रदूषण के खिलाफ क्या करने वाले हैं, इस पर बात करें। प्रदूषण के खिलाफ एक्शन प्लान पर विपक्ष पूरा सहयोग करेगा। Of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain
that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा में बीजेडी सांसद मानस रंजन मंगराज ने राजधानी दिल्ली की खराब होती वायु गुणवत्ता पर मानव जनित आपदा बताते हुए सरकार से आग्रह किया कि जब तक हालात सुधर न जाए, संसद के शीतकालीन और बजट सत्र दिल्ली से बाहर आयोजित किए जाए। शून्यकाल में मुद्दा उठाते हुए उड़ीसा से आने वाले मंगराज ने अपने राज्य की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की दक्षता का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली की प्रदूषण समस्या भी उतनी ही प्रमुखता से संभालने की जरूरत है। Chairman sir, I rise today with deep anguish. Every winter, Delhi does not face pollution; it faces a public health disaster. For weeks, air quality index remains above 400 and 500. Sir, this is not bad air. This is toxic air. It is harming our children, our seniors, and every person who walks these streets. Sir, coming from Odisha, a state that fights cyclones, floods, and natural calamities with unmatched discipline, I know what a crisis looks like. But what troubles me is this in Delhi. A man-made disaster returns every year, and we continue to hold our most important parliamentary sessions right in the middle of it. Yes. Sir, our members, our officers, drivers, sanitation workers, and security personnel breathe this poisonous air every day just to keep this house functioning. We cannot ignore their suffering. We cannot pretend this is normal. That is why, with utmost respect but with complete fairness, I place one clear appeal before the government. Shift the winter and budget session out of Delhi until the air becomes safe. इधर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को राज्यसभा में दिल्ली एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि स्थिति पहले से सुधरी है और जल्द ही पूरी तरह से सुधार ली जाएगी। प्रमोद जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। वैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दावा किया कि उनकी सरकार पिछले 10 महीनों से प्रदूषण रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की एक सूची दी, जिसमें लोगों को सर्दियों की रात में खुले में आग जलाना से रोकना और 10,000 हीटर वितरित करना, राहत पहुंचाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करना, 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करना, स्कूलों में हाइब्रिड मोड एक्टिव करने के आदेश दिए। इसके साथ ही ग्रैप 3 के तहत आने वाली सभी पाबंदियां भी लगाई गई। इसके बावजूद भी राजधानी की हवा अभी भी साफ नहीं हुई है। दिल्ली का AQI बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है और ये काफी चिंताजनक है। प्रदूषण के कारण तापमान वृद्धि, जल संकट, ओजोन परत में छेद, बीमारियों में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में विजिबिलिटी 0 तक गिरने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों ने बढ़ते प्रदूषण को सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए संकट बताया है और इस संकट की मार सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाएं, बच्चे और उम्रदराज व्यक्तियों पर पड़ रही है। गर्भवती महिलाओं पर प्रदूषण का असर बहुत तेजी से पड़ रहा है। PM 2.5 बढ़ने से समय से पहले प्रसव का खतरा 70% तक बढ़ जाता है और कम वजन वाले बच्चों के जन्म का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। हर 10 माइक्रोग्राम PM 2.5 की बढ़ोतरी से समय से पहले जन्म का जोखिम 12% बढ़ जाता है।
बच्चों में अस्थमा, एलर्जी और विकास संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ये स्थिति अब दिल्ली के लिए बेहद ही चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते स्मॉग और गिरते तापमान की वजह से वीकेंड पर बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग पहले जैसी करनी अब सुरक्षित नहीं है। खासकर सुबह और रात के समय हवा सबसे ज्यादा जहरीली हो जाती है, कोहरा घना होने लगता है और तापमान गिरते ही प्रदूषण कण जो है वो हवा की निचली परतों में जम जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह 6 से 10 बजे और रात 8 बजे के बाद AQI सबसे खराब रहता है। इसकी वजह है इन घंटों में हवा की गति बेहद ही धीमी होती है, जिससे जहरीले कण ऊपर उठ नहीं पाते और हवा में धुंधलापन बढ़ जाता है। इसी समय विजिबिलिटी भी घट जाती है, जिससे सड़क हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो N95 या N99 मास्क पहनकर ही निकले। बुजुर्ग, बच्चे और जिन लोगों को अस्थमा, एलर्जी या सांस की बीमारी है, उन्हें इन घंटों में घर से बाहर ना निकलने की सख्त सलाह दी गई है। वैसे दिल्ली की ये समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि दिल्ली की समस्या में सुधार किया जाएगा, पर स्थिति जस की तस बनी है। खैर, अब देखना है कि दिल्ली की ये समस्या सुधरेगी या ऐसे ही बनी रहेगी। प्रदूषण। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।